गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा लेसन चल रहा था प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, और आज हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षी की संरचना। इसको कलरफुल बनाऊंगी आपके लिए। पहले हम डायग्राम से बता देते हैं, फिर आपको लिखवा देंगे। देखिए, जो प्रतिरक्षी है आपको पता होना चाहिए कि क्या है। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है, और प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्लों के। तो पहले तो हम बता सकते हैं कि प्रोटीन की बनी हुई होती है ये कौन, प्रतिरक्षी, और प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्लों के। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्लों से आपको समझ में आ रहा होगा कि अमीनो और अम्ल दोनों ग्रुप होंगे, एक तो अमीनो वाला एक अम्ल वाला। तो इसमें NH2 और COOH दोनों ग्रुप होते हैं, और बीच में क्या होती है, कार्बन श्रृंखला होती है अमीनो अम्लों के। तो अमीनो अम्लों में NH2 ग्रुप होगा और COOH ग्रुप होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम बता रहे हैं प्रतिरक्षी की संरचना। प्रतिरक्षी में दो प्रकार की इकाइयां, वैसे टोटल तो होती है संरचनात्मक 4 इकाइयां। संरचनात्मक इकाइयां कितनी होती है बच्चों, 4 टोटल होती है 4। 2 इकाइयां होती है भारी, जिनको हम H से लिखेंगे, भारी और बड़ी होती है, और 2 इकाइयां होती है हल्की। तो डायग्राम में देखते हैं बच्चों। देखिए कैसी शेप है, वाई शेप। तो देखिएगा बच्चों, ये वाई शेप के लिए हम बना रहे हैं प्रतिरक्षी की संरचना। डायग्राम बनाना भी देखिए किस तरीके से बन रहा है, आपको सीखना है। देखिए किस तरीके से मैं डायग्राम बना रही हूं। ये हमने वाई की एक भुजा बनाई है, और ये हम बना रहे हैं वाई की दूसरी भुजा। ये हो गई वाई, और ये होती है प्रतिरक्षी की बड़ी और भारी इकाई, जिसे हम H से, किससे लिखेंगे, H यानी कि हैवी। अब इसके भी बच्चों 3 पार्ट होते हैं। इन भुजाओं के भी कितने हैं, 3 पार्ट हैं बच्चों। यहां पर जो ग्रुप होता है वो ग्रुप होता है NH2 समूह, ये होता है NH2, और नीचे की तरफ जो होगा वो होगा COOH ग्रुप समूह। ये जो 3 भुजाएं हैं इसमें कार्बन की श्रृंखला होती है, और हमने इस हैवी इकाई को नाम भी दिया है बच्चों। तो यहां पर जो हल्की है इसको लिखा हमने, है तो ये NH2 समूह जिससे जुड़ा हुआ है। 2 इकाइयां हैं, एक तो स्थिर और एक अस्थिर। तो जो स्थिर है उसको हमने लिख दिया VH। हैवी है, ये हैवी वाली भुजा है, कौन सी, भारी भुजा, हैवी भुजा। ये हैवी वाली भुजा है, तो हमने इस पार्ट को जहां जुड़ा है वह होता है अस्थिर भाग। कौन सा भाग, अस्थिर भाग। यहां पर इसके स्थिर भाग शुरू हो जाता है, ये है स्थिर भाग, और इसके 3 पार्ट होते हैं, CH1, CH2 और CH3। कार्बन की संख्या नहीं है, ये 3 भाग है बच्चों। तो ये है CH1 भाग, ये है CH2 भाग, और ये है CH3। हम प्रतिरक्षी की संरचना देख रहे हैं बनाना। तो ये हमने बनाई है इसकी वाई भुजा, और ये जो भुजा है ये होती है अस्थिर होती है, वेरिएबल होती है। तो ये अस्थिर भाग है इसका, किसका, अस्थिर भाग, और इसे बोलते हैं FAB भाग।
और ये वेरिएबल नहीं होता, ये स्थिर भाग होता है। ये वाला भाग है वो है स्थिर भाग, और इसको लिखते हैं हम FC। यहां पर जो ये वाई भुजाएं हैं वो जुड़ी हुई होती हैं सल्फर से। सल्फर के डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। यहां पर ये सल्फर है और सल्फर के क्या पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। द्विबंध पाए, दो ये सल्फर की एक द्विबंधित होती हैं। इस तरीके से सल्फर के बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। जहां पर ये भुजा क्या होती है, मुड़ी हुई होती है थोड़ी सी, तो उसे बोलते हैं हम हिंज। क्या बोलेंगे, हिंज या कब्जे। तो ये हमने बनाई है बच्चों किसकी, प्रतिरक्षी की भारी भुजा, भारी इकाई। ये 2 इकाइयां हैं भारी जिनको H से शो करते हैं। तो ये वाला भाग है वो VH वाला भाग है जिस पर NH2 जुड़ा हुआ है, और यहां पर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। इसे हमने 3 भागों में बांटा, CH1, CH2 और CH3। और ये सल्फर से, दोनों भुजाएं सल्फर के बंध से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये थी हमारी भारी भुजा। और इस भारी भुजा में बच्चों होते हैं, हैवी के अंदर होते हैं बच्चों 440 अमीनो अम्ल। भारी भुजा में कितने होते हैं, 440 अमीनो अम्ल। ये हमने बनाई है भारी भुजा। अब हम हल्की भुजा देख लेते हैं बच्चों, हल्की वाली। दो इकाइयां हैं। ये 2 इकाइयां तो भारी हैं और 2 इकाइयां कैसी होती हैं बच्चों, हल्की होती हैं। टोटल 4 इकाई है। दो इकाइयां भारी और 2 हल्की। इसी तरीके से इसमें भी एक होगा अमीनो पार्ट और दूसरा होगा कार्बोक्सिलिक यानी कि अम्ल समूह पार्ट। ये अमीनो है समूह जहां जुड़ा होता है उसे VL कहेंगे, और यहां पर जो ये भारी है उसे कहेंगे CH। और L है लाइट है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे Cl। कार्बन का ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इस तरीके से यहां पर भी दूसरी हल्की भुजा होती है। तो ये वाली भुजा है VL और ये है Cl, और यहां पर NH2 समूह जुड़ा होगा और यहां पर COOH जुड़ा होगा। ये है यहां से यहां तक का भाग अगर हम देखें दोनों का ही, तो ये है अस्थिर। यहां से यहां तक का देखें तो ये कैसा है, अस्थिर, और यहां से यहां तक का देखें तो वो कैसा है, स्थिर। और ये कौन सी भुजा है बच्चों, हल्की L भुजा है, और जो L है उसमें होते हैं 220 अमीनो अम्ल। 220 अमीनो अम्ल। तो ये संरचना है प्रतिरक्षी की संरचना। तो अभी हम ये देख रहे हैं प्रतिरक्षी की संरचना। एक बार बच्चों आप ये डायग्राम बना लीजिए, फिर आपको इसकी थ्योरी लिखवा देते हूं। तो हम ये प्रतिरक्षी की संरचना देख रहे थे और इसका डायग्राम देखा था, और ये 4 इकाइयों से बनी हुई है प्रतिरक्षी। 2 भारी और बड़ी इकाइयां और 2 होंगी हल्की और छोटी इकाइयां। जो प्रतिरक्षी की ये जो भुजाएं हैं उनमें 2 भाग होते हैं। जो इकाइयां हैं इनके 2 भाग होते हैं। एक भाग तो वो जहां पर NH2 समूह जुड़ा होता है,
दूसरा भाग वो जहां COH समूह जुड़ा हुआ होता है। जो NH2 समूह जहां जुड़ा होता है वह भाग होता है अस्थिर भाग। NH2 समूह वाले को क्या कहेंगे? अस्थिर भाग। और जहां पर ये प्रतिजन से क्रिया करता है। और दूसरा है वह क्या COH भाग होता है, वो स्थिर भाग होता है। जहां पर वायु स्वरूपों में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं, उन्हें कब्जे या हिंज कहते हैं। देखिए यहां पर देखें कि एक अर्धांश तो ये हो गया है, एक अर्धांश ये हो गया, आधा आधा हिस्सा कर दे तो आधा हिस्सा ये हो गया, आधा हो गया, तो ये मिलकर दो अर्धांश बनाते हैं। और दो अर्धांशों से एक क्या बनती है बच्चों? प्रतिरक्षी बनती है। तो अब हम इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं बच्चों। इसकी संरचना बता रहे हैं, तो जैसे जैसे डायग्राम बना हुआ है ऐसे ऐसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के Y अक्षर की तरह होता है। तो नंबर 1 बिंदु पर हम लिख सकते हैं प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के Y अक्षर दिख रहा है ना आपको चित्र में? Y अक्षर की तरह होता है। कैसा होता है बच्चों? अंग्रेजी के Y अक्षर की तरह। ये शायद लाइट कलर हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं डार्क ब्लैक से ही लिख देती हूँ। अभी ये तो उतार लीजिए, आप बोल रही हूं, नोट कर लीजिए। नंबर 1 पॉइंट हम बता रहे हैं, प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के Y अक्षर की तरह होता है। अब आप चित्र में क्या देख रहे हैं? यहां पर 4 इकाइयां दिखाई दे रही हैं, 2 तो हरी और 2 लाल। और 2 कैसी हैं? बड़ी हैं और भारी हैं, क्योंकि इसमें कितने हैं भारी? 440 अमीनो अम्ल है, इसलिए कैसी है? भारी। और दूसरी जो है वो कितनी है? छोटी है, और इसमें 220 अमीनो अम्ल है, इसलिए कैसी है? हल्की। तो हम बता सकते हैं टोटल इकाइयां कितनी हो गई है चित्र के अनुसार? 4। तो दूसरे पॉइंट पर हम लिख सकते हैं प्रतिरक्षी कुल 4 संरचनात्मक, एक प्रतिरक्षी के बारे में बता रहे हैं हम, तो प्रतिरक्षी कुल 4 संरचनात्मक इकाइयों की बनी है। अब 4 बता रहे हैं, तो 2 तो कैसी है? भारी और बड़ी, और 2 कैसी हैं? हल्की। तो हम लिख सकते हैं 2 इकाइयां, चित्र के अनुसार हम देख रहे हैं बच्चों, 2 इकाइयां भारी व बड़ी होती हैं, जिन्हें H श्रृंखला कहते हैं। क्या कहेंगे इनको? हैवी, हैवी यानी कि H। 2 इकाइयां हल्की व छोटी होती हैं। कैसी होती हैं? हल्की और छोटी, जिन्हें L श्रृंखला, क्या बच्चों? L श्रृंखला कहते हैं। तो हमने बताया कि ये कैसे होती है प्रतिरक्षी? Y के आकार की होती है, 4 कुल संरचनात्मक इकाइयां होती हैं, 2 इकाइयां भारी और बड़ी होती हैं, जिन्हें H श्रृंखला कहते हैं।
दो इकाइयां हल्की व छोटी होती हैं जिन्हें एल श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए एक भारी, अगर हम इसको इधर से कट कर दें ऐसे, तो एक भारी और एक हल्की मिलकर क्या बनाती हैं, H और L द्विलक। तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं 5वां पॉइंट, एक हल्की व एक भारी श्रृंखला मिलकर HL द्विलक बनाती हैं, डाइमर बनाती हैं। बच्चों भी 5 पॉइंट्स आपको लिखवाए, इनको नोट कर लीजिए एक बार, फिर और आगे कंटिन्यू करते हैं। एक अर्धांश बन रहा है, HL द्विलक बनाती है, यह एक अर्धांश है, यह एक अर्धांश। तो डायग्राम देखिए बच्चों, आपको बिल्कुल एकदम क्लियर बता दिया है और इसकी संरचना भी आपको बता रही हूं। 5 पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं संरचना के। तो जो डायग्राम बना है उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। कुल 4 संरचनात्मक इकाइयां, 2 इकाइयां भारी और बड़ी जिन्हें H श्रृंखला कहा, 2 इकाइयां हल्की और छोटी जिन्हें L श्रृंखला कहते हैं। एक हल्की और एक भारी मिलकर क्या बनाती है बच्चों, HL द्विलक बनाती है। और ये क्या है बच्चों, एक अर्धांश है। अब देखिए यहां पर एक द्विलक तो ये बना और एक द्विलक ये बना, यानी कि 2 द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी बनाएंगे बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा 6वां पॉइंट होगा कि 2 द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। तो 5 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं, आपने नोट कर लिया होंगे, डायग्राम बना हुआ है सामने। 6वां पॉइंट हम देखते हैं कि 2 द्विलक या 2 समरूपी अर्धांश समरूपी अर्धांश ही तो है, मिलकर प्रतिरक्षी बनाते हैं। ये 2 द्विलक या 2 अर्धांश मिलकर क्या बनाएंगे, प्रतिरक्षी। ये 6वां पॉइंट था बच्चों आपका। अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं।
स्वागत है बच्चों आपका। तो अभी हमने बताया आपको कि दो द्विलक या दो समरूपी अर्धांश मिलकर क्या बनाते हैं, प्रतिरक्षी बनाते हैं। अब देखिए जी, जो दोनों अर्धांश है, आधा अर्धांश तो ये, आधा ये, डाइसल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं। देखिए सल्फाइड कितने हैं, 2, तो यहां पर 2 डाइसल्फाइड बंध होते हैं। हम नेक्स्ट 7वां पॉइंट लिख सकते हैं कि दोनों अर्धांश आपस में डाइसल्फाइड, सल्फर है ना, इसलिए लिखा हमने डाइसल्फाइड। ब्लैक वाला ही लिखना है, रेड तो डायग्राम के साथ है बच्चों, ब्लैक जो नोट कर रही हूं वही नोट करना है आपको। तो दोनों अर्धांश आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर करके बता रही हूं और आपको बिल्कुल प्रतिरक्षी की संरचना अच्छे से समझ में आ रही होगी अब डायग्राम के साथ, और साथ में लिख भी रही हूं। अब देखिए भारी है, उसमें कितने लिखे हुए हैं मैंने आपको, 440 अमीनो अम्ल, और हल्की में कितने हैं, 220 अमीनो अम्ल पहले बता चुकी हूं। तो हम लिख सकते हैं एक में ही है बच्चों, ये जो एक श्रृंखला है ना भारी वाली, इसी में ही 440 है, और एक हल्की में ही 200, ऐसे ही फिर इसमें भी 440 है, और इसमें कितने हैं, 220। तो नेक्स्ट 8वां पॉइंट लिख सकते हैं, प्रत्येक भारी श्रृंखला 440 अमीनो अम्लों से तथा प्रत्येक हल्की श्रृंखला 220 अमीनो अम्लों, कितने हैं हल्की में, 220 अमीनो अम्लों से बनी होती है। तो प्रत्येक भारी श्रृंखला में कितने हैं बच्चों, 440 अमीनो अम्ल, और प्रत्येक हल्की श्रृंखला में कितने हैं बच्चों, 220 अमीनो अम्ल। ग्रीन है वो भारी है, 440 अमीनो अम्लों से बनी है, रेड है वो हल्की है, 220 अमीनो अम्लों से बनी हुई है। अब ये जो भारी और हल्की श्रृंखला है, तो प्रत्येक भारी और हल्की श्रृंखला को 2 भागों में विभक्त करते हैं। तो नेक्स्ट, प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला को 2 भागों में विभक्त करते हैं। एक तो होगा स्थिर भाग, कौन सा बच्चों, स्थिर भाग, और एक होगा अस्थिर भाग। तो पहला है अस्थिर भाग, और इसे हम लिखेंगे FAB। दोनों में ही होंगे ये भाग, हल्की में भी भारी में भी। तो प्रत्येक भारी और हल्की श्रृंखला 2 भागों में विभक्त होती है। एक तो होता है अस्थिर भाग FAB, और दूसरा होता है बच्चों स्थिर भाग FC। देखिए यहां पर NH2 समूह से जो जुड़ा है वो है अस्थिर भाग, और यहां पर जो CH से जुड़ा है वो है स्थिर भाग। तो ये वाला तो है FAB, दोनों का ही। ऊपर वाला कौन सा है, FAB, और नीचे वाले कौन से हैं बच्चों, FC।
से ही ये ऊपर वाले दोनों ही क्या है बच्चों, FAB, और नीचे वाले क्या है, FC। तो प्रत्येक जो हल्की और भारी श्रृंखला है उसके दो भागों में विभक्त करते हैं, एक तो अस्थिर भाग में, दूसरा स्थिर भाग में। अस्थिर भाग है अस्थिर, आपको साफ दिखाई दे रहा, दोबारा से लिख देती हूं बच्चों, अस्थिर। तो अस्थिर भाग FAB कहलाएगा और स्थिर भाग कहलाएगा FC। तो हम यहीं पर ही लिख सकते हैं, अस्थिर भाग किससे जुड़ा होगा, NH2 समूह से, NH2 समूह से जुड़ा। और स्थिर भाग किससे जुड़ा होगा बच्चों, COOH समूह से जुड़ा। अस्थिर भाग तो जुड़ा होगा NH2 समूह से और स्थिर भाग जुड़ा होगा COOH समूह से। नोट कर लीजिए बच्चों। तो हमने देखा बच्चों की प्रत्येक भारी और हल्की श्रृंखला दो भागों में विभक्त होती है, एक तो अस्थिर भाग होता है FAB और दूसरा होता है स्थिर भाग FC। जो NH2 समूह से जुड़ा होगा प्रतिरक्षी का भाग वो होगा अस्थिर और जो स्थिर भाग होगा वो COH समूह से जुड़ेगा। अब देखिए बच्चों, जो ये अस्थिर भाग है ना NH2 वाला, यही एंटीजन के साथ जुड़ता है। जो हम पैराटोप पोजीशन बताते हैं वो पैराटोप यही है अस्थिर भाग जहां NH2 समूह जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, तो ये हमारे 8 भाग हो गए थे। अब हम देखते हैं बच्चों कि जो अस्थिर भाग है वही क्या करता है, प्रतिजन से क्रिया करता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बता देती हूं आपको, 9वां पॉइंट, प्रतिरक्षी का
अस्थिर भाग प्रतिजन के साथ क्रिया करता है प्रतिरक्षी का अस्थिर भाग है, वही क्या करेगा? प्रतिजन के साथ क्रिया करेगा। नेक्स्ट बच्चों, जो वाई स्वरूप है, ये वाई स्वरूप में दोनों भुजाओं के लचीले उद्गम कब्जे या हिंज कहलाते हैं। तो ये टोटल मैंने आपको प्रतिरक्षी की संरचना में 10 पॉइंट्स बता दिए हैं और डायग्राम भी बता दिया है। अब आप इन्हें याद करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये था प्रतिरक्षी की संरचना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रतिरक्षी के प्रकार। ये जो प्रतिरक्षी है इसके प्रकार देखेंगे। देखिए बच्चों, भारी भुजा है ना, ये वाली, इस भारी भुजा के आधार पर प्रतिरक्षी 5 प्रकार की होती है। तो हम जो बांटते हैं वो 5 प्रकार की प्रतिरक्षी होती है। तो जो इसमें पॉलीपेप्टाइड भारी श्रृंखला होती है वो 5 प्रकार की होती है। यहां पर हम लिख रहे हैं प्रतिरक्षी के प्रकार। पूरा ही अब नेक्स्ट पॉइंट चल गया है, प्रतिरक्षी के प्रकार। प्रतिरक्षी के प्रकार आपको पता ही है बच्चों कि जो प्रतिरक्षी है वो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो हम बता सकते हैं कि प्रतिरक्षी में 5 प्रकार की भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। पांच प्रकार की पॉलीपेप्टाइड भारी वाली श्रृंखला पाई जाएगी। भारी श्रृंखला के आधार पर प्रतिरक्षी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। देखिए, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रतिरक्षी में कितने प्रकार की होंगी? 5 प्रकार की। और इनके आधार पर जो प्रतिरक्षी है भारी श्रृंखला के आधार पर कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। और 5 प्रकार की आपको बता देती हूं कौन सी है। मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको याद करने के लिए। तो देखिए बच्चों, पहले मैं आपको बता देती हूं, जो प्रतिरक्षी है उसको हम लिखेंगे IG से। किससे बनी होती है? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। तो प्रतिरक्षी यानी कि I से इम्यूनिटी है ना, और G से ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इसलिए हमने इसको लिखा IG। अब ये 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 5। तो आपको शॉर्ट ट्रिक याद करनी है, GAMED, गेम्ड। शॉर्ट ट्रिक याद करनी है जिससे आपको 5 प्रकार याद हो जाएंगे। तो अब हम 5 प्रकार की जो हमारी क्या है प्रतिरक्षी है उसके 5 प्रकार बता रहे हैं। तो नंबर 1 पर हम बताते हैं IG तो हमको लिखना ही है, और गेम्ड में पहले क्या आ रहा है? कैपिटल G। तो ये हो गया IgG।
दूसरा अगर हम देखें दूसरा प्रकार, तो उसमें दूसरा प्रकार कौन सा आ रहा है? IgA। गेम में क्या आ रहा है? GA। तो पहली तो हो गई गेम से G, तो IgG। दूसरी हो गई IgA। तीसरा टाइप हम बता सकते हैं कौन सा है? आप बताइए गेम के हिसाब से। IgM। और चौथा प्रकार हम बता सकते हैं, बताइए बच्चों, गेम में क्या आ रहा है? नेक्स्ट E आ रहा है, तो IgE। और अगर हम पांचवा प्रकार इसका देखें तो गेम ड आ रहा है, D, तो क्या हो जाएगा? IgD। तो भारी श्रृंखला के आधार पर जो हमारी प्रतिरक्षी है वो कितने प्रकार की है? गेम अगर हम शॉर्ट ट्रिक देखें तो 5 प्रकार की है। IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। तो देखिए सबसे पहले जो ये बनती है प्रतिरक्षी, जो एंटीजन के खिलाफ जो सबसे पहले प्रतिरक्षी बनती है वो बनती है IgM। तो सबसे पहले सर्वप्रथम उत्पादित जो हमारी ये है कौन प्रतिरक्षी, वो कौन है? IgM। उसके बाद ही फिर IgG का निर्माण होता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं बच्चों कि सर्वप्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी। तो सर्वप्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सी है बच्चों? ये है आपकी IgM। इसके बाद अगर हम देखें तो एलर्जी के लिए कौन सी प्रतिरक्षी है? एलर्जी। तो एलर्जी के लिए है प्रतिरक्षी कौन सी है बच्चों? अगर एलर्जी हो जाए तो कौन सी प्रतिरक्षी होगी? IgE, एलर्जी को दूर करने की। और भ्रूण तक कौन सी पहुंचती है प्लेसेंटा को पार करके? तो मां के आंवल से, आंवल यानी प्लेसेंटा, आंवल से, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम प्लेसेंटा, से भ्रूण तक जो पहुंच सकती है, भ्रूण तक पहुंचने वाली वो प्रतिरक्षी कौन सी होगी बच्चों? IG, बताइए कौन सी होगी? IG। भ्रूण तक पहुंचने वाली कौन सी बताओगे आप? वो होती है IgG, IgG। और एक लास्ट, मां के दूध में पाई जाने वाली, मां के दूध में पाई जाने वाली जो IgA, IgA। तो मां के दूध में कौन सी होगी? IgA। आंवल तक कौन सी पहुंचेगी? IgG। एलर्जी के लिए IgE। और सर्वप्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है IgM। तो बच्चों आज हमने प्रतिरक्षी की संरचना और प्रतिरक्षी के प्रकार आपको बिल्कुल एकदम क्लियरली समझा चुके हैं। और अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा रिपीट क्लास देखकर और दोबारा से समझेंगे और इसको याद करेंगे अच्छे से। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।